नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, जिसमें हम राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्या कुछ है, वो सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में इसकी सीमा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में राजस्थान की स्थिति देखी थी विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और सूर्य के संदर्भ में। अब हम इसका विस्तार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक स्थिति है, उसकी बात करते हैं। राजस्थान जो है वो भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस तरीके से हमारा भारत है और भारत में यहाँ पर जो है वो राजस्थान है, जो कि भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है। अब इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की यदि बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। और इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। और उसकी देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी स्थिति स्थित है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 47 मिनट है और इसकी कुल चौड़ाई जो है 869 डिग्री है। और अक्षांशीय जो विस्तार है इसका वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखिए, ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनको पहले हम समझ लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में यदि समांतर रेखाएं खींची जाएं, इस तरीके से ये एक क्षैतिज रेखा खींची जाए और क्षैतिज रेखा के समांतर इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं, तो वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और इनकी क्या विशेषता है, क्या काम आती हैं? ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये जलवायु निर्धारित करती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं क्या काम करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्धारण करती है। इन काल्पनिक रेखाओं में जो सबसे बीच में जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश होती है। इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं होंगी उनको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। साथ में इस 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश होते हैं और नीचे भी 90 ही होते हैं। तो टोटल 181 अक्षांश होते हैं। टोटल 181 अक्षांश यहाँ पे होते हैं। 23.5 डिग्री पर, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर जो अक्षांशीय रेखा होती है उसे कहते हैं, 23.5 डिग्री पर अक्षांशीय रेखा जो होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और दक्षिणी भाग में भी 23.5 डिग्री पर जो अक्षांशीय रेखा होती है उसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। इसके अलावा जो कर्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो उत्तरी अंटार्कटिक कहलाता है और नीचे का हिस्सा होता है वो दक्षिणी अंटार्कटिक कहलाता है। और ये 90 डिग्री पर जो अक्षांशीय रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिण में 90 डिग्री पर जो अक्षांशीय रेखा होती है वो दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु मात्र होते हैं, यानी कि बिंदु की तरह ही होते हैं। जैसे ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, ये अक्षांश रेखा इसको एक वृत्त के रूप में बांटती है। और सबसे बड़े वृत्त के रूप में जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को या विश्व को बांटती है। इसके अलावा अब देशांतर की बात करें
जब उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर इस तरीके से काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो ये जो रेखा है ये देशांतर कहलाता है, और इसे जो 0 डिग्री पर होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा इसको कहते हैं। देशांतरीय रेखाएं क्या काम आती हैं, ये समय का निर्धारण का कार्य करती हैं, और इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ ही इसी प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती है। इनको आगे मैं अभी एक डायग्राम लिया हुआ है मैंने, उसमें इसको पूरा समझा दूंगी मैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री पर टोटल जो रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं, और ये समय का निर्धारण करती हैं, और 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है, और प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर का दूरी होती है। और पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूर्णन करने में किसका समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। और 82 डिग्री पर जो रेखा होती है वो रेखा इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, और वो जो है वो हमारे भारत का मानक समय निर्धारण करने की रेखा होती है। देखिए इसको हम यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सरल एवं सटीक अध्ययन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं 2 प्रकार की होती है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं वे होती है जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समांतर वृत्ताकार रूप में खींचा गया है। यानी कि इस तरीके से इसको ये समझ लो, जैसे हम टमाटर का सलाद काटते हैं तो क्या करते हैं, उसको टमाटर के जो दोनों जो जहाँ से वो ऊपर का नक्कू होता है वहाँ से अगर उसमें गोल गोल स्लाइस काट लेते हैं, तो उस तरीके से अगर उसको काट दिया जाए तो वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं हम। और इनका डिग्री किस प्रकार से डिसाइड होती है, देखिए डिग्री डिसाइड करने के लिए ये डायग्राम आपको बिल्कुल आसानी से इसको डिग्री के रूप में समझा देगा। देखिए जब इसको बिल्कुल बीचों बीच यूं काट दिया जाए तो ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। जब यहाँ से केंद्र से 30 डिग्री के कोण बनाती हुई अगर रेखा पर इससे इसको काट दिया जाए इस तरीके से यूं, तो फिर ये 30 डिग्री पर काटने वाली, फिर इस तरीके से बढ़ती हुई ये 45, 60 और ये 90 डिग्री होती है जो उत्तरी ध्रुव है, और इसी तरीके से नीचे भी 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव है। अक्षांश रेखाएं, देखिए अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त व्रत बनाती हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। 181 कैसे, 90 तो ऊपर और 90 ही नीचे, 0, 1, 2, 3, 4 करके लास्ट का 90 और 90 नीचे और 1 ही है, तो टोटल कितनी हो गई 90 और 90 80 और 1 81। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश जो सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत बनाता है। सबसे बड़ा व्रत जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा, अक्षांशीय व्रत। वो कौन बनाता है, विषुवत रेखा बनाती है जो 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखा होती है। पृथ्वी की सतह के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध जो दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक अवस्थित सभी अक्षांशों को तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे वाले सभी अक्षांशों को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। अब बात कर लेते हैं भाई देशांतरीय रेखाओं के बारे में। अब ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये वाली जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, ये क्या है, ये जो लाइनें हैं ये हैं देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, ये सब क्या है, देशांतर रेखाएं। और ये कितनी रेखाएं होती है, इनकी संख्या होती है कुल 30 रेखाएं होती हैं। पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है ये, और ये व्रत नहीं बनाती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। अर्धवृत्ताकार रूप में मतलब केंद्र से लेकर के इसकी सतह तक अर्धवृत्त के रूप में ये बनाती हैं, और पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री। और ये सारी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर होती है। इन दोनों मतलब 2 इनके बीच में 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री की दूरी होती है।
और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो 1 डिग्री को घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लेती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और इस ग्रीनविच रेखा जो है इसको 1882 में इसको बताया गया था और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के आधार पर, इसी ग्रीनविच रेखा के आधार पर पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। इसी रेखा के आधार पर विश्व भर में समय जोन का निर्धारण किया जाता है। और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक बात और आ गई है ये कि भाई ये जो 0 डिग्री, ये जो देशांतर रेखा है ये इसको 2 भागों में बांट रही है। इधर पूर्व साइड में पूर्वी देशांतर और पश्चिम साइड में पश्चिमी देशांतर। साथ में यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो समय में कमी होती है। और यहाँ पे 180 डिग्री पर जो रेखा होती है उस 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1884 में किया गया था, जबकि ग्रीनविच रेखा का निर्धारण 1882 में किया गया था। और भारत के लिए जो मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत के लिए मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है ये जो राजस्थान और या कहें कि भारत है ये पूर्वी साइड में स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में। तो पूर्वी देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। और ये मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि हमारा जो भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा के हिसाब से 5.5 डिग्री आगे चलता है। इसको साधारण भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजते हैं सुबह के, यानी कि 12 AM का समय होता है, तो यहाँ पे 22.5 डिग्री पर उस समय 5.5 AM का समय होगा। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी रेखा के आधार पर विश्व भर में समय जोन का निर्धारण किया जाता है और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में अवस्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। हाँ, साथ में हमने ये भी बता दिया कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय में कमी होती है। पूर्वी देशांतर पर जो 82.5 डिग्री जो रेखा है हमारी भारतीय की मानक समय रेखा, वो इलाहाबाद यूपी के नैनी गांव से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय जो कि 5.5 घंटे आगे है वो मानक समय रेखा कहलाती है। और 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिनको निर्धारित 1884 में किया गया था। विश्व भर में तारीखों का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है और समय का निर्धारण जो है वो ग्रीनविच रेखा के माध्यम से होता है। तो विश्व में समय का निर्धारण तो होता है ग्रीनविच रेखा के द्वारा, और जो तारीख जो तिथि है उसका निर्धारण होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा, जो कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर होते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्योदय का समय का जो अंतर है वो 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी कि दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा? क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए राजस्थान का जो विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की का जो विस्तार है राजस्थान का, वो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री 47 मिनट के आसपास है। और यह 8 डिग्री 47 मिनट कहें तो इसको लगभग 9 मिनट के आसपास मान लेते हैं। और हमको ये पता है कि 1 डिग्री के बीच का जो टाइम होता है वो 4 मिनट के आसपास का होता है। तो 9 डिग्री के लिए 9 चौक 36, तो 36 मिनट का अंतर होता है सूर्य के उदय होने में धौलपुर और जैसलमेर में। अब देखिए धौलपुर में पहले उदय हो जाता है और जैसलमेर में 36 मिनट बाद उदय होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न यदि बनता है तो यहाँ इस लॉजिक के आधार पर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। अब राजस्थान के अक्षांश ये विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिए ये राजस्थान है हमारा, और ये हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के इस बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। यानी कि यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। और इससे भी नीचे यानी कि ये बांसवाड़ा के मध्य से मतलब बांसवाड़ा से होकर के गुजर रही है और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई जाती है, तो इससे नीचे बांसवाड़ा रह जाता है। तो इससे पहले ही हमारा जो इसका विस्तार है वो शुरू हो जाएगा। तो ये है 23 डिग्री और 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3
23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी अक्षांश से विस्तार की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी अक्षांश से, पूर्वी कहाँ से आ गया, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश क्योंकि अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान, और अगर देशांतरी दृष्टि से देखें तो देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में है, तो देशांतर पूर्वी होंगे और अक्षांश जो है वो उत्तरी होगा। और ऊपर दक्षिण साइड से लें या फिर उत्तर साइड से लें, दोनों साइड से ही, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हमारा राजस्थान जो स्थित है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसका जो उच्चतम बिंदु है, या यूँ कहें कि उत्तरतम बिंदु जो सबसे उत्तर में बिंदु है, उसका अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। और इन दोनों पॉइंटों के मध्य जो इसकी जो राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच यदि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर यहाँ से इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, धौलपुर से इधर गंगानगर जैसलमेर तक का, जैसलमेर से धौलपुर के बीच का जो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और इधर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और इनका जो चौड़ाई है, इनके बीच जो अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर। यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार में तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है, राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा, दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की अक्षांश स्थिति की बात करें तो वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश होगी। और इधर इसका उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु है गंगानगर का कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर। और इसकी जो उत्तरतम बिंदु जो है उसकी अक्षांश स्थिति होगी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम इसके पूर्व से पश्चिम में अंतिम बिंदुओं की बात करें तो पूर्वतम बिंदु, सबसे पूर्वतम बिंदु है धौलपुर में, और धौलपुर का सिलाना गांव, सिलाना गांव जिसकी स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट। और यदि हम इसकी पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो पश्चिमतम बिंदु जो है वो जैसलमेर का कटरा गांव है। और इसकी जो देशांतरीय स्थिति होगी वो होगी 69 डिग्री 30 मिनट। चलिए एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान के अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में तो चाहे ऊपर वाला हिस्सा हो या नीचे वाला हिस्सा हो, हमेशा उत्तरी अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। और इसका विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जिसका अंतर दोनों का यानी कि अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उस उत्तर से दक्षिण विस्तार की जो चौड़ाई यानी कि उसके ऊपर उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु जो है कोणार्क नहीं है, कोणा गांव है। ये कोणा गांव गंगानगर है और दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो चाहे राजस्थान का पूर्वी भाग हो या पश्चिमी भाग हो, भाग भले ही कौन सा भी हो लेकिन वो पूर्वी देशांतर में ही अकाउंट होगा। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। और इन दोनों का यदि हम माइनस करें यानी कि इनको घटाएं तो यहाँ पर उसका विस्तार जो होगा वो 8 डिग्री 47 मिनट होगा। और राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु जो है, सबसे पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर का कटरा गांव, जो कि सबसे पूर्वतम बिंदु है सिलाना
धौलपुर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 864 किलोमीटर। तो ध्यान रहे, राजस्थान की जो आकृति है वो चतुर्भुज की आकृति की है, विषम चतुर्भुज की आकृति की, और राजस्थान की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा ज़्यादा है। लंबाई है 826 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और कर्क रेखा जो है, अभी हमने बताया कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है और साथ में डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई जाती है। तो वहां से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 23.5 डिग्री तो राजस्थान के अंदर है, तो 23.5 से कम ही उसका अक्षांशीय विस्तार वहां से शुरू होगा। और राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। अब इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान की जो सीमा है उनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की कुल जो सीमा है, देखिए अगर हम देखिए एक मिनट, ये राजस्थान की सीमा की बात करें तो ये स्थलीय सीमा और ये तटीय सीमा, दो भागों में यदि बांट ले तो स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, लेकिन तटीय सीमा है 0, यानी कि राजस्थान कहीं पर भी समुद्र से टच नहीं होता है, तो राजस्थान की तटीय सीमा 0 है। 5,920 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा है। अब स्थलीय सीमा भी राजस्थान की दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यकीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब राजस्थान की वो सीमा जो किसी दूसरे देश से लगती है, और राज्यकीय का मतलब ऐसी राजस्थान की वो सीमा जो अन्य राज्यों से टच होती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यकीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। अब अंतरराज्यकीय सीमा की यदि बात करें तो अंतरराज्यकीय राजस्थान की जो सीमा है, अंतरराज्यकीय सीमा, एक मिनट ये रह गया, यहाँ देखिए राजस्थान में हम देखते हैं। देखिए राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो यहाँ गंगानगर से शुरू होती है, गंगानगर से यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बाड़मेर तक ये जो सीमा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और अन्य जो जितनी भी ये सीमा बचती है ये सारी क्या है? अंतरराज्यकीय सीमा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो ये देखिए कितने जिलों से अंतरराज्य की सीमा कितने जिलों से गुजरती है, कितने जिलों को टच करती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखिए यहाँ पर यदि इनका क्रम पूछा जाए कि भाई अंतरराज्य की सीमा का सही क्रम है राजस्थान के जिलों का, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ यदि हम जाते हैं तो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो गंगानगर पहले आ जाएगा, गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। अब यहाँ पे देखिए आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं इसको, सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? जैसलमेर की लग रही है। सर्वाधिक सीमा जो है वो किसकी लग रही है? जैसलमेर की लग रही है। उसके बाद लग रही है यहाँ पे बाड़मेर की, लगती है सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर के बाद। फिर उसके बाद लगती है गंगानगर की, ये इतनी, और फिर सबसे कम लगती है ये बीकानेर की। अब ये कितनी कितनी सीमा है वो भी हम देख लेते हैं। जो ये जैसलमेर की सीमा है ये लग रही है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की सर्वाधिक 464 किलोमीटर। उसके बाद है बाड़मेर की है 228 किलोमीटर, ये बाड़मेर की सीमा है 228 किलोमीटर। फिर लगती है गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर और बाड़मेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। तो ये तीन, अब सीमाओं की लंबाई के हिसाब से यदि देखा जाए तो अब इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? आरोही क्रम, यानी कि
सीमाओं का बढ़ता क्रम कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जिलों का बढ़ता क्रम कौन सा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई के हिसाब से बढ़ते क्रम की यदि बात करें तो बढ़ता क्रम होगा, सबसे कम है किसकी? बीकानेर की, फिर गंगानगर की, फिर बाड़मेर की और फिर जैसलमेर की। सबसे यदि इसको हम इस तरीके से 1, 2, 3 और 4, अगर इनको 4 जिलों को 1, 2, 3, 4 का नाम दे दें तो बढ़ते क्रम की यदि बात करें तो बढ़ता क्रम होगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने इसको नाम दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ऊपर से नीचे की तरफ नाम दिया 1, 2, 3, 4। तो इसका जो बढ़ता क्रम होगा तो वो होगा 2, 1, 4, 3, यानी कि 2 बीकानेर, 1 गंगानगर, 4 बीकानेर बाड़मेर और 3 गंगानगर। और यदि घटते क्रम की बात करें तो घटता क्रम इसका उल्टा हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 1, 2। तो ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा और वो आरोही क्रम था। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जब भी कोई दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विभाजन होता है तो वो किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो वो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण किसने किया था? इसका निर्धारण एक जो सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। उनके नाम पर इसका नाम पड़ा रेडक्लिफ रेखा। और यही एक बाकी सभी दो देशों के मध्य, किन्हीं भी दो देशों के मध्य जो सीमा बनती है वो सीमा किसी न किसी जल विभाजक रेखा द्वारा या किसी पर्वत श्रेणी द्वारा या किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ के द्वारा विभाजित होती है। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, ये सीमा एक ऐसी सीमा है जो स्वयं बनाई गई है। यानी कि अगर ये विश्व में एकमात्र एक ऐसी सीमा है जिसका निर्धारण कलम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर यदि प्रश्न बन जाए कि विश्व की वह कौन सी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम द्वारा किया गया था, तो वह है रेड क्लिफ रेखा। और इस राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गंगानगर में तो हिंदूमल कोट से प्रारंभ होता है और बाड़मेर में जो है ये सहागढ़ तक ये जाती है, सहागढ़ बाड़मेर तक। और इधर हिंदूमल कोट गंगानगर तक ये रेखा राजस्थान में इसका प्रारंभ और अंतिम स्थान जो है वो हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर के सहागढ़ बाड़मेर तक अवस्थित है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, तटीय सीमा 0 है। स्थलीय सीमा में 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो टोटल भारत और उसके मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3,323 किलोमीटर की है, जिसमें से 2,308 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा है जो गुजरात से चलकर जम्मू कश्मीर तक जाती है। ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। सबसे पहला यहाँ पे लंबाई, उसकी जो सीमा की लंबाई है उसके आधार पर इसके नाम लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा लंबाई है जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर। अब यह बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। राजस्थान के समीप भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को रेड क्लिफ रेखा पर आधारित है, जिसके संस्थापक सर सिरिल रेडक्लिफ को इसका संस्थापक माना जाता है। और 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेखा है प्रकाशन में आई। और यह रेखा आज पश्चिमी छोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। यानी कि भारत विभाजन जब हुआ था तो उस समय देखिए यहाँ पे भारत के 2 टुकड़े हुए थे। इधर तो ये भारत का जो ये हिस्सा है
ये पश्चिमी हिस्सा, और इधर से ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश बाद में अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बीच का जो हिस्सा बन गया था, ये दो रेखाएं खींची गई थी, एक इधर से और एक इधर से। तो बीच का जो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था ये भारत था। तो जो रेड क्लिफ रेखा है दोनों सिरों पर है, इधर बांग्लादेश वाले हिस्से पर और इधर पूर्वी भाग में तो बांग्लादेश, और पश्चिम भाग में जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई रेखा है। तो इसके अलावा अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। अन्य जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो राजस्थान के संदर्भ में वो सभी अन्य बातें करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं। यदि कुछ सुधार करने लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे आप सजेस्ट करते रहें कि किस प्रकार से मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी को सजेशन के लिए सादर आमंत्रित हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।